अपने दादी के पास ही रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर कमाने के लिए दूर देश चले गए थे। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, पर शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था। उसकी कक्षा में उसका सिर्फ एक ही दोस्त था, मनु। उसके कमजोर होने की वजह से सभी लड़के उसे बहुत परेशान करते थे। एक दिन, गुड्डू उठ जा, सुबह हो गई है, स्कूल नहीं जाना है क्या? दादी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों स्कूल नहीं जाएगा? तेरे मास्टर जी मिले थे, वो बता रहे थे कि गुड्डू अपनी कक्षा का सबसे अच्छा और होशियार बच्चा है। पर दादी, मुझे सारे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, वो सब बहुत ताकतवर हैं। ठीक है, आज तू स्कूल जा। मैं आज मंदिर जाऊंगी, वहाँ पंडित जी से तेरे लिए कोई उपाय पूछूंगी। सच दादी? हाँ रे, मैंने तुझसे कभी झूठ बोला है क्या? गुड्डू फटाफट तैयार होकर स्कूल चला गया। उस दिन भी रघु नाम के एक लड़के ने किसी बात पर उसका हाथ मरोड़ दिया था। गुड्डू रोते रोते घर आ गया। क्या हो गया तुझे? दादी, आज रघु मेरी किताब फाड़ रहा था। जब मैंने उसको मना किया, उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया। आज मैं तेरे लिए ऐसी चीज बनाऊंगी कि उसे खाकर तेरा शरीर ताकतवर हो जाएगा। ये पैसे लेकर जा, मुझे कुछ सामान ला दे। गुड्डू बहुत खुश हुआ, झट से उठकर दादी का बताया सामान ले आया। दादी ने उसके लिए मालपुए बनाए और कल ये मालपुआ स्कूल लेकर जाना। दादी, अभी तो एक खिला दो। नहीं गुड्डू, पंडित जी ने कहा था कि ये मालपुए तभी खाने हैं जब तुम्हें कोई ताकतवर बच्चा परेशान कर रहा हो, इसलिए आज रोटी सब्जी खा लो। ठीक है दादी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। गुड्डू रात भर करवटें बदलता रहा। जैसे ही सुबह हुई, वो उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। दादी, मेरा टिफिन दे दो। दादी ने मालपुए निकाले और उस पर कुछ मंत्र फूंका। फिर टिफिन का डिब्बा उसे पकड़ाते हुए बोली, गुड्डू ध्यान रखना, जैसे ही तुम्हें किसी ताकतवर बच्चे से खतरा लगे, मालपुए का एक कौर खा लेना, उससे ज्यादा मत खाना। ठीक है दादी, मैं चलता हूँ। गुड्डू जैसे ही स्कूल पहुँचा, सामने ही रघु दिख गया। कहाँ जा रहा है गुड्डू? सुना है कल बड़ा ही रो रहा था। गुड्डू ने झट से मालपुए का एक कौर मुंह में रखा और उसके पूरे शरीर में ताकत आ गई। आज मेरी किताब फाड़ कर दिखाओ। रघु ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, गुड्डू ने पूरी ताकत से उसका हाथ झटक दिया और वो गिर पड़ा। सभी बच्चे हा 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 हंस पड़े। अच्छा, बड़ा पहलवान बन गया है तू तो। आज तो तेरे दांत ना तोड़ूं, मेरा नाम भी रघु नहीं है। गुड्डू उसके पहले ही एक कौर खा चुका था। उसने एक मुक्का रघु के मुंह पर मारा। उसके होठों से खून निकलने लगा। अरे बाप रे, मास्टर जी के पास जाना होगा। आज गुड्डू को क्या हो गया? नहीं नहीं, मैं खुद ही इससे बाद में निपटूंगा। गुड्डू को उस दिन बड़ा ही मजा आया। सब लड़के उससे डर गए थे। जब छुट्टी हुई तो रघु फिर उसके पीछे पीछे आने लगा। गुड्डू ने डिब्बा खोला और एक कौर मालपुआ मुंह में भर लिया। अब तो वो मोटा और लंबा भी हो गया था। आज मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? स्कूल में बड़ा शेर बन रहा था। गुड्डू ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तुझे तो बड़ी ताकत हो गई है, छोड़ मेरी गर्दन। फिर मुझसे पंगा लेगा कभी? नहीं नहीं, अब से कभी नहीं झगड़ूंगा तुझसे, माफ कर दे मुझे। गुड्डू ने का खुमार चढ़ गया था। स्कूल पहुंचते ही उसने मालपुए का एक गस्सा खा लिया और बिना मतलब के सारे लड़कों को परेशान करने लगा। किसी को टंगड़ी मारकर गिरा देता तो किसी का कॉलर पकड़कर उसे पटक देता। उस दिन किसी लड़के ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। छुट्टी के समय जब वो घर आ रहा था, तभी उसने देखा कि 4-5 लड़के उसके तरफ एक साथ बढ़े। इस बार पूरा मालपुआ ही खा लेता हूँ। ये सोचकर उसने पूरा मालपुआ ही मुंह में डाल दिया, परंतु मालपुआ मुंह में रखते ही उसका शरीर बिल्कुल भारी हो गया। उससे हिला भी नहीं जा रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा। भागो, इसको पता नहीं क्या हो गया। परंतु उसका एक दोस्त मन्नू तुरंत घर की तरफ दौड़ा। दादी, जल्दी चलो, देखो गुड्डू को क्या हो गया।
दादी अपनी लाठी टेकती हुई आई। क्या हुआ रे गुड्डू, तू पूरा मालपुआ एक साथ तो नहीं खा लिया? हाँ दादी, पर मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है, अब मैं क्या करूं? मैंने तुझे कितना समझाया था कि एक साथ मत खाना, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? दादी, मुझे किसी तरह बचा लो। दादी गुड्डू को दूसरे लोगों की सहायता से उठाकर घर ले गई। अभी आती हूँ, तब तक तू यहीं लेटा रह। दादी अंदर से एक नींबू का टुकड़ा लेकर आई और पूरा का पूरा उसके मुंह में निचोड़ दिया। उससे बड़ी जोर की उबकाई आई। गुड्डू उल्टी करने लगा और उसका पेट खराब हो गया। थोड़ी देर बाद, दादी, मैं कब ठीक होऊंगा? मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। तुझे मैंने पहले ही कहा था कि पूरा मालपुआ मत खाना, पर तूने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए कहा जाता है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो पैसे का लालच हो, चाहे वो ताकत का लालच हो। तुझे अपनी ताकत का लालच हो गया था, तूने मेरी बात भी नहीं सुनी। दादी, बस एक बार मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। दादी ने उसे गले लगा लिया। कुछ दिनों में वो ठीक हो गया। अब स्कूल में उसे कोई परेशान नहीं करता था। एक गांव में रणधीर, उसकी पत्नी नेमा, बेटी देवकन्या और बेटा देवव्रत रहा करते थे। देवकन्या रणधीर की पहली पत्नी की बेटी थी। नेमा देवकन्या से बड़ा सौतेला व्यवहार करती थी, उसे मनहूस मानती थी। देवकन्या कहाँ चली गई? जल्दी से आ, घर का सारा काम पड़ा है और तू मजे कर रही है। माँ, सवेरे से उठकर घर के सारे काम ही तो कर रही हूँ। मैं सफाई का काम कर रही थी, आपके कपड़े भी धो दिए हैं, छोटे भैया के कपड़े धोने बाकी है। ठीक है ठीक है, ऐसी बता रही है जैसे कोई बड़ा तीर मार लिया हो। कोई भी काम ठीक से नहीं करती है। कपड़े साफ नहीं हुए तो तेरे सर पर फेंक कर मारूंगी, मनहूस कहीं की। जा अपना काम कर। माँ, दीदी को क्यों डांट रही हो? वो काम ही तो कर रही है। बेटा, तू इस करम जली को नहीं जानता। पैदा होते ही अपने माँ को खा गई। तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। ये बड़ी मनहूस है। सवेरे सवेरे अगर इसका चेहरा देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाता है। तेरे पापा भी इसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते। तू भी सवेरे इसका चेहरा मत देखा कर। माँ, कैसी बातें कर रही हो? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं तो रोज दीदी का मुंह देखकर उठता रहा हूँ। मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। आप तो सवेरे सोई रहती हो, दीदी ही मुझे उठाती है, चाय पिलाती है, नाश्ता कराती है। आज सवेरे मेरे पैर में दर्द हो रहा था। जब दीदी को मालूम पड़ा तब उन्होंने ही आकर मेरे पैरों में लेप लगाया तो मेरा सारा दर्द भाग गया। दीदी अक्सर अपने हिस्से की भी मुझे खिला देती है। कल जलेबी आई थी, मैंने अपनी सब खा ली। तब दीदी ने अपने हिस्से वाली जलेबी भी मुझे खिला दी। एक आखिरी जलेबी बची थी, वो मेरे बहुत कहने पर दीदी ने ही खाई। हैं? इस कलमुही ने तुम पर ना जाने कौन सा जादू कर दिया है। दीदी के नाम की माला जपते रहता है। अरे पगले, तेरी सगी बहन नहीं है, तू इसकी बातों में मत आया कर। मम्मी, मुझसे ये सगे सौतेले की बात मत कीजिए। मैं और दीदी दोनों एक ही पिता की संतान हैं। मुझे छींक भी आ जाए तो वो चिंता में पड़ जाती है और दवाई लेकर दौड़ती है। ऐसी दीदी भगवान सबको दे। मम्मी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इतनी सुंदर दीदी को कलमुही मत कहो। देवी जैसा चेहरा है मेरी दीदी का। पता नहीं तुझे देवी कैसे दिखती है। अच्छा जा अपनी पढ़ाई कर। दीदी मुझे पढ़ाएगी, उनके पढ़ाने से मेरा नंबर बहुत अच्छा आता है। दीदी ने कहा है मैं आगे चलकर बड़ा अफसर बनूंगा। माँ, मैं अपनी दीदी को दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। अब दीदी के नाम की माला जपना बंद कर दे। नेमा पैर पटकती हुई चली गई। देवव्रत भी बाहर चला गया। देवव्रत के पापा का सर भारी था और वे लेटे हुए थे। देवकन्या समझ गई और वो जाकर पीछे से पापा का सर दबाने लगी। बड़ा आराम लग रहा है। अभी तक तो सर फटा जा रहा था, अब ऐसा लगता है कि दर्द कहीं छू मंतर हो गया। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? पापा, मैं हूँ। आपको तकलीफ में देखी सो चली आई। अब आपका सर कैसा है? तुम हो?
मैं समझा कि तुम्हारी मम्मी। ठीक है, जाओ, दर्द चला गया। उधर देव कन्या दूसरे काम में लग गई। शाम होने को आ गई। अभी तक नेमा ने देव कन्या को खाना भी नहीं दिया था। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, सवेरे से कुछ भी नहीं खाया, क्या मैं खाना खा लूं? बड़ी छूटी है, कितने बार खाएगी? बकासुर हो गई है क्या? मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खाना नहीं खाया है। जा लेकर खा ले, रात वाला चावल दाल खा लेना। ठीक है मम्मी, खा लूंगी। देव कन्या दुखी मन से किचन की तरफ बढ़ गई। वहाँ जब उसने बासी चावल दाल के बर्तन खोले तो आश्चर्य में पड़ गई। उसमें ताजे गर्मा गर्म स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो ताजा खाना बनाया, वो तो अलग है। मेरे सिवा किचन में कोई आता नहीं। ऐसा लगता है देवव्रत भैया ने लाया होगा। चलती हूँ, उसके साथ मैं ही खाऊंगी। देव कन्या वो व्यंजन परोसकर दूसरे कमरे में चली गई और उसने देवव्रत भाई को भी बुला लिया। दोनों बैठकर खाना खाने लगे। भाई, ये खाना तूने कहाँ से लाया? मैं नहीं लाया, इसे तो आपने बनाया। बहुत स्वादिष्ट खाना है। मैंने नहीं बनाया। फिर ये कहाँ से आया? पीछे से एक सुंदर परी की खनकती हुई आवाज आई। ये मैंने लाया है। देव कन्या, तुम इतनी नेक हो, सारा काम ईमानदारी से करती हो, माँ की सारी बातें भी सहती हो, रोज बासी खाना खाती हो, इसलिए मैंने सोचा कि आज ताजा खाना खिला दूं। दीदी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप रोज बासी खाना खाती हो, मुझे ताजा खिलाती हो। धिक्कार है मुझ पर। अरे भाई, वो भी तो अन्न ही है। मैं अपने भाई को क्यों बासी खाना खिलाऊं? परी रानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। जो आपने बताया, आज के बाद मैं दीदी को बासी खाना नहीं खाने दूंगा। मेरा नाम जैस्मिन परी है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप दोनों भाई बहन में बड़ा प्रेम है। काश ऐसा ही भावना तुम्हारी माँ के अंदर भी आ जाए। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। जैस्मिन परी उड़कर चली गई। नीमा वहाँ पर आ गई। अरे, बड़े सुंदर खाने की खुशबू आ रही है। देव कन्या, तुमने खाया लेकिन मुझे नहीं खिलाया। नालायक, अभी तुझे बताती हूँ। मम्मी, रुक जाओ। दीदी की इसमें कोई गलती नहीं है। तू हट जा। आज मैं इसका मार मार कर ऐसा हाल कर दूंगी कि दोबारा ऐसी गलती करने के पहले 100 बार सोचेगी। मम्मी, अब सोचने की बारी आपकी है। आप जो रोज दीदी को बासी खाना खिलाती हो, आज एक जैस्मिन परी ने उसे खाने को स्वादिष्ट खाने में बदल दिया। दीदी ने वही खाना मुझे भी खिलाया और खुद भी खाया। अब बताओ, दीदी की क्या गलती है? आज के बाद मेरी दीदी बासी खाना नहीं खाएगी। तू और तेरी दीदी दोनों मिले जुले हो। अभी तेरी दीदी की खबर लेती हूँ। इतना कहकर नेमा गुस्से में देव कन्या को मारने के लिए आगे बढ़ी तो उसके पैर में मोच आ गई और वो गिर पड़ी। हाय, मैं मर गई। लगता है पैर टूट गया। इसी कलमुही ने जादू टोना कर दिया। बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, मुझे उठा, मैं चल नहीं पाऊंगी। बड़ा असहनीय दर्द है। अरे बाप रे। देवव्रत और देव कन्या के सहारे से नेमा खटिया तक पहुंच गई। वो चल नहीं पा रही थी, भयंकर पीड़ा से परेशान हो रही थी। हे परी रानी, आप कहाँ हो? मेरी माँ को बहुत पीड़ा हो रही है। आप जल्दी से आ जाओ, इन्हें इस कष्ट से मुक्त करो। ये नालायक तो बहुत खुश होगी, सोच रही होगी कि अच्छा हुआ, बहुत सताती है। हाय राम, बहुत पीड़ा हो रही है। मम्मी, दीदी को कुछ मत कहो, उनकी मदद से ही तुम्हें आराम मिलेगा। रुक जाओ, शांति बनाए रखो। जैस्मिन परी वहाँ आ गई। देव कन्या, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई। बोलो, क्या बात है? परी रानी, मेरी माँ गिर पड़ी है। इनको बहुत तकलीफ है, बड़ी पीड़ा हो रही है। इन्हें ठीक कर दीजिए। चाहे तो इनकी तकलीफ मुझे दे दीजिए। इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपकी बेटी आपके लिए क्या कह रही है। आपने इसे हमेशा दुख दिया, लेकिन ये आपका दुख दूर करना चाहती है। परी रानी, मेरा विनम्र निवेदन है, मम्मी की तकलीफ दूर कर दो। ठीक है। जैस्मिन परी ने अपनी जादुई चमत्कार से नेमा का दर्द खींच लिया और वो उठकर बैठ गई। अरे, मैं तो ठीक हो गई। परी रानी ने ठीक कर दिया। दीदी की मेहरबानी से परी रानी ने ठीक कर दिया। क्या कहा? बहुत सही कहा।
मेरी देव कन्या सचमुच देवी है। मैंने इसे बहुत दुख दिए हैं। मेरी बिटिया, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन तूने मेरी सगी बेटी से बढ़कर काम किया है। देव कन्या आगे बढ़कर माँ से लिपट गई और परी रानी मुस्कुराने लगी। देवव्रत भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कैलाशपुर नामक गांव में संजीत नाम का एक आदमी रहता था। संजीत अपनी पत्नी लता और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। संजीत बहुत मुश्किल से अपना घर चला पाता था। उसके पास जमीन भी नहीं थी जिस पर वो खेती कर सके, ना ही उसके पास कोई दुकान था जिसके सहारे वो अपना घर चला सके। अर्जुन बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। मेरे पास तो जरा भी जमा पूंजी नहीं है। पता नहीं कहां से पढ़ाऊंगा उसे। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाए। गांव में आसपास अगर किसी के घर की साफ सफाई करनी होती थी, वो संजीत कर दिया करता था। या किसी के खेत पर ज्यादा घास हो जाए तो वहां भी जाकर वो घास की सफाई कर दिया करता था, जिससे कभी कभी उसकी कमाई हो जाया करती थी। मगर ये रोज का नहीं था। कभी उसे काम मिलता था तो कभी नहीं। कोई एक पक्का काम मिल ही नहीं रहा है जिससे अच्छी कमाई हो पाए। संजीत कोई पक्के काम की खोज में लग जाता है। काम खोजते खोजते उसे शाम हो जाती है। वो घर आता है। लता, कुछ खाना बनाया है तो दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। जी, थोड़ा आटा बचा था तो रोटी सब्जी बना दी हूँ, मगर कल का पता नहीं क्या होगा। ओह, क्या कर सकते हो, जो है वही ला कर दो। मैं तो खुद ही काम को लेकर परेशान हूँ। जी, आप ज्यादा परेशान मत होइए। भगवान ने चाहा तो जरूर जल्दी ही कुछ अच्छा होगा। लता संजीत को रोटी सब्जी परोसती है। आज तो ये रोटी सब्जी मिल गई, आगे तो पता नहीं ये भी मिल पाएगा या नहीं। संजीत रोटी सब्जी खाते खाते काम के बारे में सोच रहा था। तभी वो सोचता है, रोटी सब्जी, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी रोटी सब्जी से तो मेरा काम बन जाएगा। संजीत खुशी के मारे लता से कहता है, लता, मुझे पता चल गया है मैं क्या करूँगा और किस चीज से मेरी अच्छी कमाई हो पाएगी। बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ जी, जरूर, क्यों नहीं, मैं आपके साथ जरूर दूंगी। मगर ये तो बताइए, बात क्या है? अरे लता, अब से मैं रोटी सब्जी बेचूंगा जिससे हमारी कमाई हर रोज होगी। बताओ, सही सोचा ना मैंने? जी, आपने सोचा तो सही है, मगर आप रोटी सब्जी बेचने कहाँ वाले हैं? हमारे पास जगह भी तो नहीं है। अरे हाँ लता, ये तो तुमने सही कहा। अच्छा छोड़ो, फिर कुछ और ही सोचूंगा। जी, कुछ ऐसा सोचिए जिसे हम सच में कर पाए। उदास होकर संजीत घर से बाहर आ जाता है और वापस से काम ढूंढने में लग जाता है। दिन भर काम ढूंढता है। काम न मिलने पर उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहीं संजीत के पास एक और आदमी आकर बैठता है। क्या भाई, कहाँ रहते हो? मैं इस गांव में नया आया हूँ, सभी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यहीं इसी गांव में वर्षों से रह रहा हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा घर है। अच्छा, वैसे मेरा नाम प्रताप है, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीत है। आप थोड़े दुखी लग रहे हैं, क्या बात है? जी, दरअसल मैं काम की तलाश कर रहा था, मगर कोई काम नहीं मिल रहा है। सोचा था कुछ बनाकर बेचूंगा, मगर उसके लिए मेरे पास जगह नहीं है। जगह नहीं मतलब मेरा घर बहुत ही छोटा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक नया जगह ले सकूं। अच्छा, ऐसी बात है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरे पास इस गांव में बहुत जमीन खाली है, आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या सच में? हाँ, और जब कमाई अच्छी होने लगे तो तब आप कुछ पैसे मुझे भी दे दीजिएगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रताप अपनी जमीन संजीत को दिखा देता है और संजीत वहाँ रोटी सब्जी बनाकर बेचने लगता है। कभी कभी जब ज्यादा काम रहता था तो लता भी संजीत की मदद कर दिया करती थी। संजीत की रोटी सब्जी सभी लोगों को पसंद आने लगती है और धीरे धीरे उसकी रोटी सब्जी खाने के लिए बहुत भीड़ लगने लगती है। संजीत पैसे कमाना शुरू कर देता है और आज तक जितने रुपए भी उसने कर्ज लिया था उन्हें चुकाने में लग जाता है। क्या बात है संजीत, क्या हाल है? जी, सब बढ़िया है। ये लीजिए कुछ रुपए, आप रख लीजिए। आपकी वजह से आज मैं पैसे कमा पा रहा हूँ। संजीव प्रताप को हर महीने पैसे देने लगता है।
एक दिन प्रताप पैसे लेते हुए कहता है, संजीत, तुम तो बहुत मन लगाकर काम करते हो। मैं एक काम करता हूँ, अब ये जमीन तुम्हारे नाम ही कर देता हूँ। तुम बस मुझे थोड़े थोड़े पैसे देते रहना, जितना बन पड़ेगा उतना। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे नाम ये जमीन करना चाहते हैं? हाँ, मैंने सोच लिया है। प्रताप वो जमीन संजीत के नाम पर कर देता है। इस बात से संजीत बहुत खुश होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और तभी अचानक जहां संजीत रोटी सब्जी बेच रहा था, वहां पुलिस आ जाती है। कौन है? कौन है इस जमीन का मालिक? जी, अभी तो मैं ही हूँ, मगर। अच्छा, तुम हो? चलो, जेल की हवा खिलाता हूँ। क्यों साहब, क्या हुआ? सब करके पूछ रहे हो क्या हुआ साहब? साहब, मैंने क्या किया है? मैंने खबर ली है, इस जमीन के मालिक ने एक आदमी को डरा धमकाकर और उसके साथ मार पीट करके ये जमीन अपने नाम करवाई है। मगर साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दरअसल इस जमीन के मालिक तो प्रताप जी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी जमीन मेरे नाम की है। अच्छा, लेकर चलो प्रताप के पास। संजीत पुलिस को प्रताप के पास लेकर आता है। क्यों जी, ये जमीन तुम्हारे नाम पर थी और तुमने कुछ दिनों पहले ही इसे जमीन बेच दिया है। नहीं साहब, ये क्या बोल रहे हैं? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा? और मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अरे, आपने ही तो मुझे रोटी सब्जी बनाने के लिए जमीन दी थी। इसके बाद वो जमीन भी मेरे नाम कर दी थी। ये क्या बोले जा रहे हो? मैं नहीं जानता तुम्हें। अच्छी कहानी बना लेते हो। अब चलो, जेल की हवा खिलाता हूँ। पुलिस संजीत को पकड़ लेती है। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सभी अपराधी यही कहते हैं। साहब, एक बार मुझे अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने दे दीजिए। ठीक है, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। संजीत घर आता है और लता को सारी बात बताता है। ये तो बहुत बुरा किया उन्होंने। अब हम क्या करेंगे आपके बिना? लता, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, तुम्हें ही घर संभालना होगा। और हाँ, अर्जुन का ख्याल भी अच्छे से रखना। एक काम करो, तुम अर्जुन को लेकर अपने मायके चली जाओ। नहीं, ये आपके साथ गलत हुआ है। मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब कोई फायदा नहीं लता, कुछ सालों बाद मैं जेल से छूट कर आऊंगा तुम्हें लेने। लता जोर जोर से रोने लगती है और पुलिस संजीत को अपने साथ लेकर चली जाती है। 3 साल बाद संजीत जेल से बाहर आता है और वापस अपनी पत्नी और बच्चे के पास जाता है। लता, तुम ठीक तो हो ना? और अर्जुन कैसा है? आप आ गए। पता है, अर्जुन हर रोज आपके बारे में पूछा करता था। बहाने दे देकर मैं थक गई थी। अब बहाने देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो, वापस घर चलो। संजीत लता और अर्जुन को साथ लेकर वापस घर आ जाता है। अब आता हूँ प्रताप जी से बात करके, आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। संजीत प्रताप के घर आता है तो देखता है उसके घर पर ताला लटका हुआ था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वो 1 साल पहले ही गांव छोड़कर चला गया है। संजीत वापस घर आ जाता है। लता, वो तो 1 साल पहले ही गांव छोड़कर चला चुका है। छोड़िए जी, उनको उनके किए की सजा भगवान जरूर देगा। आप ये सोचिए कि कौन सा नया काम ढूंढना है। हाँ लता, अब वापस से कोई नया धंधा ढूंढना पड़ेगा। वैसे जेल में काम करके मैंने कुछ रुपए कमाए हैं, ये लो, तब तक मैं कोई नया काम खोजता हूँ। संजीत के जेल से आने के बाद उसका दोस्त भोला उससे मिलने आता है। क्या भाई, ठीक तो है ना? उस प्रताप ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, छोड़, अब बीती बातें क्या याद करना। अब कोई नया काम ढूंढता हूँ और आगे के बारे में सोचता हूँ। भाई, एक बात बोलूं, यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो शहर है, वहाँ बहुत कम ही ढाबे और रेस्टोरेंट हैं। तू चाहे तो वहाँ जाकर अपनी रोटी सब्जी बेच सकता है, बहुत अच्छी कमाई होगी। चल भाई, ठीक है, मैं सोचता हूँ। संजीत ये बात लता को बताता है और अगले ही दिन शहर आ जाता है। यहाँ तो एक भी जगह ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ मैं रोटी सब्जी लगा सकूं। अब वापस किसी से जगह नहीं ले सकता, कुछ और सोचना होगा। तभी संजीत को साइकिल का ख्याल आता है। हाँ, ये सही रहेगा। मैं रोटी सब्जी साइकिल पर घूम घूम कर बेचूंगा। संजीत ने जितने पैसे जेल में रहकर कमाया था, उनसे एक साइकिल खरीदता है। लता, अभी तुम लोग यहीं गांव में ही रहो, एक बार मैं वहाँ सब कुछ व्यवस्थित कर लूं, फिर लेकर चलूंगा।
संजीत हर रोज गांव से शहर आना जाना करने लगता है और साइकिल पर घूम घूम कर रोटी सब्जी बेचने लगता है। रोटी सब्जी वाला, रोटी सब्जी वाला। सभी संजीत की रोटी सब्जी खाने आने लगते हैं। इसी के साथ उसकी कमाई अच्छी होने लगती है। वो शहर में किराए पर घर ले लेता है और अपनी पत्नी बच्चों को भी लेकर वहीं आ जाता है और इस तरह वो हर रोज साइकिल पर रोटी सब्जी बेचने लगता है। धीरे धीरे संजीत की आर्थिक स्थिति सही होने लगती है। एक दिन संजीत साइकिल लेकर रोटी सब्जी बेच ही रहा था, तभी उसे शोर सुनाई देता है। संजीत वहां आता है तो देखता है सड़क हादसे में एक इंसान की मौत हो गई है, जिसकी वजह से भीड़ लगी है। संजीत और पास आता है तो देखता है वो प्रताप था। ये देख संजीत हैरान रह जाता है और वहाँ से चला जाता है। अच्छा, इसका मतलब प्रताप जी गांव से भागकर यहाँ रह रहे थे। वापस संजीत रोटी सब्जी बेचने निकल जाता है। चंदनपुर नाम के गांव में पिंकी नाम की 12 वर्ष की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। पिंकी का परिवार आर्थिक तौर में बहुत कमजोर था। पिंकी पढ़ाई में बहुत ही होनहार थी और हमेशा अच्छे अंक लाती थी। पिंकी और उसके मित्र जब पाठशाला में अपना टिफिन खोलते तो पिंकी को बहुत बुरा महसूस होता, क्योंकि बाकी मित्र टिफिन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाते थे। पिंकी और उसका परिवार गरीब होने की वजह से स्वादिष्ट और महंगी चीजें नहीं ला पाते। पिंकी कभी अचार रोटी तो कभी रोटी भाजी ही ले जा पाती। एक दिन जब सभी मित्र टिफिन खा रहे थे तो मित्र के टिफिन में एक सुंदर चीज देखकर पिंकी के मन में जिज्ञासा पैदा हुई। अरे रीना, यह तुम आज टिफिन में क्या लाई हो? बहुत सुंदर दिख रहा है। अरे पिंकी, तुम्हें यह भी नहीं पता? यह काजू बादाम है। इसमें बहुत ताकत होती है और यह खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट होता है। यह लो, तुम भी खा लो। अरे नहीं नहीं, अपना टिफिन खाकर मेरा पेट भर गया है। कभी अगली बार मैं इसे खा लूंगी। पिंकी बड़ी खुददार थी, इसीलिए अपने मित्रों के स्वादिष्ट व्यंजन वह कभी नहीं खाती थी। उसे इस बात की लज्जा थी कि उसे काजू बादाम के बारे में बिल्कुल नहीं पता था और उसके मन में काजू बादाम खाने की इच्छा भी जाग उठी। घर जाते ही वह माँ से बात करती है। माँ, हम कभी काजू बादाम क्यों नहीं खाते? आज मेरे एक मित्र ने टिफिन में काजू बादाम लाया और मैं जानती भी नहीं थी कि काजू बादाम क्या होता है। बेटा, काजू बादाम बहुत महंगा होता है। मुश्किल से तो हम 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। काजू बादाम के बारे में सोचना हमारे लिए संभव नहीं है। यह सुनकर पिंकी मायूस हो जाती है, परंतु अपनी माँ की कही हुई हर बात को समझती है और कोई जिद नहीं करती। भगवान जी, मम्मी कह रही थी कि हमारी आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। क्या आप हमारी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं? मैं आपकी रोज पूजा करूंगी अगर आपने हमारी स्थिति सुधार दी। मुझे भी अपने मित्रों की तरह स्वादिष्ट व्यंजन खाने हैं। काजू बादाम देखकर तो मेरी जीभ अभी तक लपलपा रही है। अगले दिन जब पिंकी पाठशाला से घर आ रही थी तो उसने सोचा कि रास्ते में मंदिर होते हुए घर जाए। मंदिर में पूजा करने के बाद जब प्रसाद लेने की बारी आती है तो प्रसाद देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, आज तो प्रसाद में काजू बादाम है। आज मैं भी काजू बादाम खाऊंगी। आज तो मजा ही आ गया। पिंकी प्रसाद को सीधा अपने घर ले आई और जाकर सीधा माँ को काजू बादाम दिखाने लगी। माँ देख, मैं क्या लाई हूँ। भगवान ने हमारी सुन ली। आज मैं मंदिर गई थी तो वहाँ प्रसाद में मुझे काजू बादाम मिला। मैं उसे सीधा लेकर घर आ गई। ले माँ, तू भी थोड़ा खा ले और मैं भी खा लेती हूँ। और कुछ काजू बादाम मैं कल टिफिन में भी लेकर जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, तू ही खा ले। तुझे काजू बादाम पसंद है ना? और वैसे भी मैंने अभी खाना खाया है। मेरा पेट बहुत भरा हुआ है। तू थोड़ा सा ले और बचा हुआ कल टिफिन में ले जाना। पिंकी उस दिन बहुत खुश होती है। वह एक काजू और एक बादाम खाती है। बाकी बचे हुए काजू बादाम को गिनकर डिब्बे में भर के रख लेती है। अगले दिन जब वह सुबह उठती है तो देखती है उसके खाने के बावजूद काजू बादाम की गिनती कम नहीं हुई। यह देखकर वह अचंभित हो जाती है। माँ, कल मैंने एक काजू और एक बादाम खाया था, पर आज देख रही हूँ तो उनकी गिनती पहले जैसी है। अच्छी तरह से याद है कि मैंने उन्हें गिनकर रखा था। अरे हो सकता है तेरी गिनती गलत हो गई हो। ज्यादा सोच मत और जल्दी तैयार होकर स्कूल चली जा। स्कूल जाने का समय हो रहा है। पिंकी इस चीज के बारे में सोचना छोड़ देती है।
जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। वह इस बात से आज बहुत खुश थी कि आज टिफिन में वह काजू बादाम लेकर जाएगी। उसे यह लगने लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली। पिंकी स्कूल जाती है और बहुत आनंदित होती है। टिफिन खाते समय दोस्त आपस में चर्चा करते हैं। अरे वाह पिंकी, तू तो आज टिफिन में काजू बादाम लाई है। अरे हाँ रीना, कल मैं एक मंदिर गई थी तो वहाँ प्रसाद में मुझे पंडित जी ने काजू बादाम दिए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं टिफिन में ले जाऊं। बहुत अच्छा किया तूने पिंकी, और यह काजू बादाम दिख भी बहुत अच्छे रहे हैं। पिंकी अपना पूरा टिफिन खत्म कर देती है और घर आती है। घर आकर जब वह टिफिन खोलकर माँ को धोने के लिए देती है तो उसे अपनी आँखों पर भरोसा नहीं होता। माँ जल्दी आओ। माँ भागते भागते आती है। क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं माँ, मुझे चोट नहीं लगी, पर यह देखो, मैंने अपना टिफिन पूरा खत्म कर दिया था और इसमें पहले जितने ही काजू बादाम हैं। ये कैसे हो सकता है? बेटा, हो सकता है कि तुम इससे पूरा खाना भूल गई हो और बचे कुचे काजू बादाम इसमें रह गए हो। अरे नहीं, कल भी मैंने बादाम और काजू खाकर रखे थे और सुबह उठकर देखा तो पहले जितने ही थे, और आज भी वही हुआ। जरूर इसमें कोई ना कोई चमत्कार लग रहा है। ज्यादा सोचो मत पिंकी, जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। इतने में दोनों को एक अज्ञात आवाज आती है। पिंकी, तुम कैसी हो? अरे माँ, यह आवाज कहाँ से आ रही है? अरे पिंकी, मैं काजू बादाम, जरा डिब्बा तो खोलो। पिंकी डिब्बा खोलकर चौंक जाती है। वह देखती है कि सच में डिब्बे से आवाज आ रही है और काजू बादाम ही बोल रहे हैं। अरे तुम तो काजू बादाम हो, तुम कैसे बोल सकते हो? अरे मैं कोई आम काजू बादाम नहीं हूँ, मैं जादुई दिव्य काजू बादाम हूँ और मेरा निर्माण ही जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हुआ है। तुम्हारी प्रार्थना का नतीजा हूँ मैं। भोली पिंकी इसे समझ नहीं पाती और कहती है, अरे पर मैंने तो भगवान से काजू बादाम के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सही करने के लिए कहा था। चिंता मत करो पिंकी, तुम मुझे जमीन में बो दो, फिर देखो क्या होता है। पिंकी और उसकी माँ काजू और बादाम के पेड़ को धरती में बो देते हैं। अगले दिन जब पिंकी उठती है तो नजारा देखकर चौंक जाती है। अरे माँ, यह देखो क्या हो गया। एक ही दिन में काजू और बादाम दोनों के पेड़ इतने बड़े हो गए और इसमें अनेकों काजू बादाम लग गए। अरे हाँ पिंकी, यह तो सचमुच जादू है। एक ही दिन में इतने बड़े हो गए। जिस चीज को होने में महीनों लगते हैं, एक ही दिन में हो गया। पेड़ से आवाज आती है, पिंकी, अब तुम लोग जाकर मुझे बाजार में बेच सकते हो। पूरे शहर में मेरे जैसे काजू बादाम कहीं नहीं मिलेंगे, तो लोग इसकी मुंह मांगी कीमत देंगे। यही नहीं, हर दिन मैं इतनी ही तेजी से बढ़ूंगा। पिंकी और उसके माता पिता काजू बादाम बाजार में बेचने चले जाते हैं। उन्हें उसके बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। धीरे धीरे पिंकी और उसका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होने लगता है। वह पेड़ वादे के मुताबिक रोज बढ़ता है। पिंकी और उसके परिवार ने अपने जैसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना शुरू कर दी। इससे पेड़ और तेजी से बढ़ने लगा और पिंकी और उसका परिवार समृद्ध हो गया। शादी के 10 साल बीत गए थे। शादी के बाद लीला कलकत्ते चली गई। लखनऊ बहुत कम आना जाना होता था। एक दिन जब उसके पति मिहिर ने ऑफिस से आते ही, लीला, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। क्या हुआ? प्रमोशन हो गया क्या? उससे भी बढ़कर। जल्दी बताओ ना। तैयारी शुरू कर दो, हमारा ट्रांसफर लखनऊ हो गया है। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं अभी मम्मी को फोन करके बताती हूँ। लीला ने तुरंत फोन लगाया। माँ, मिहिर का ट्रांसफर लखनऊ हो गया है। कुछ ही दिनों में हम भी लखनऊ आ जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। नजदीक रहोगी तो कम से कम मिलना जुलना भी हो जाएगा। मैं तुम्हारे पापा को बता देती हूँ, खुश हो जाएंगे। महीने भर बाद ही उन लोगों ने महानगर में किराए का घर ले लिया था। लीला और बच्चे बहुत खुश थे। माँ का घर इंदिरा नगर में था। वहाँ आना जाना लगा ही रहता था, बल्कि माँ पापा उसके पास ही आए थे। घर सेट हो गया था। लीला काम खत्म करके माँ से गप्पे लगा रही थी। पापा सो गए थे। तभी अचानक उसने कबाड़ी वाले की आवाज सुनी। कबाड़ी वाले, रद्दी पेपर, लोहा, लक्कड़, शीशा, किताबें सब बेच डालो। लीला को बड़े दिनों बाद कबाड़ी वाले का इस तरह बोलना मन को उद्वेलित कर दिया। कलकत्ते में तो ऐसी भाषा सुनने को ही तरस गई थी। कोई हिंदी में बोलता ही नहीं था।
अलबत्ता उसे ही बंगला भाषा बोलने का अभ्यास हो गया था। अभी उठने का मन तो कर ही नहीं रहा है, पर कितने गते और कबाड़ पड़ा है, इसी को बेच दूं। ओ कबाड़ी वाले, रुकना जरा भैया। जी बताइए, क्या सामान है? माँ भी पीछे पीछे आ गई। उन्होंने देखा कि वो कबाड़ी वाला बिल्कुल पसीने से तर गया था। बार बार अपने अंगोछे से माथा पोंछ रहा था। पानी पियोगे भैया? दे दो माताजी, बहुत गर्मी है। माँ पानी और छाछ का ग्लास लेकर आ गई। पानी और छाछ पीकर वो तबीयत हरी हो गई। अब बताओ बीवी जी, क्या कबाड़ में देने के लिए है? लीला ने स्टोर में पड़ा सारा कबाड़ उसे दिखाया। ये सारा उठा ले जाओ। अरे तौल तो लेने दीजिए बीवी जी। जो देना है देकर जाओ, बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है, 100 रुपए रख लीजिए। इतना सामान है, 100 रुपए ही हुए। माता जी, इससे ज्यादा कोई नहीं देगा। लाओ वही पैसा दो और अब जाओ। माँ चलो थोड़ा आराम करते हैं, अभी लंच का टाइम हो जाएगा। कबाड़ी वाला चला गया। ठग गया वो तुझे, ये लोग बहुत पैसे बनाते हैं। अरे माँ, इतना ही पैसा बना पाते तो गाड़ी में बैठकर रद्दी ना खरीदते, बेकार धूप में घूमते रहते हैं। थोड़ी ही देर में बच्चे मोंटू और बबलू स्कूल से आ गए। आते ही उधम मचाना शुरू कर दिया। मोंटू जाओ, ऊपर नाना जी सो रहे हैं, खाने के लिए बुला लाओ। दोनों साथ साथ दौड़े और सीढ़ियाँ फंगालते हुए ऊपर पहुँच गए। नाना जी चलिए खाना खा लीजिए। नाना जी ऊपर से आए। खाना पीना खाकर लीला ने होमवर्क कराने बिठा दिया और माँ पापा आराम करने लगे। 6 बजे बच्चे दूध पीकर खेलने चले गए। तभी मिहिर भी आ गया। चाय पीते पीते ही, आज कबाड़ी वाले को बुलाकर सब कबाड़ बेच दिया मैंने। कौन सा कबाड़? अरे वही स्टोर वाला। अरे उसमें कुछ जरूरी कागजात की फाइल भी थी। अरे मैंने कहा तो था कि संडे को बैठकर थोड़ा देख लेंगे, फिर कबाड़ को बेच देंगे। मैं तो सुनी ही नहीं। फिर जरूरी कागजात उस कबाड़ में रखने की क्या जरूरत थी? टाइम कहाँ मिला, आते ही बच्चों के एडमिशन, गैस कनेक्शन, दुनिया भर की भागी दौड़ी में फंस गया और उस पर से ऑफिस भी ज्वाइन करना था। फिर तुमने देख कर नहीं दिया था उसे, पूरी फाइल ही थी। नहीं, मैंने तो उसको कह दिया कि स्टोर में से उठाकर ले जाए। यार तुम भी गजब करती हो। आजकल शहर में कच्चा बनियान गिरोह इतना सक्रिय हो रहा है, रोज का पेपर इन्हीं वारदातों से भरा हुआ है और तुम अनजान लोगों को घर में घुसा लेती हो। दिन में थोड़ी कच्चा बनियान वाले आते हैं, वो तो रात में आते हैं। हाँ, दिन भर आप जैसी महिलाओं के जरिए घर की रेकी करते हैं और रात को अंजाम देते हैं। तब तक बच्चे भी खेलकर आ गए थे। मम्मी पापा की झगड़ने की आवाज सुनकर नाना जी के पास चले गए। आओ बच्चों, आज क्या हुआ स्कूल में? नाना जी, ये कच्चा बनियान वाला गिरोह क्या करता है? वो डाकू हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनके घर आकर पैसे लूट ले जाते हैं और जब कोई देना नहीं चाहता तो उसे मारते पीटते भी हैं। नाना जी, हमारी गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं, क्या वो लोग हमें भी मार पीट कर हमारे पैसे छीन ले जाएंगे? अरे नहीं बच्चों, यहाँ कोई नहीं आएगा, जाओ खेलो तुम लोग। बच्चे मम्मी के पास गए तो वो रसोई में व्यस्त थी। बबलू, हम लोग अपनी गुल्लक मम्मी की अलमारी में छुपा देते हैं, तब वो डाकू हमारे पैसे लूट नहीं पाएंगे। अलमारी की चाबी कहाँ है? मुझको पता है। मोंटू एक स्टूल खींचकर उस पर चढ़ गया और अलमारी के ऊपर से चाबी उतारकर गुल्लक अलमारी में रख दिया। दोबारा स्टूल पर चढ़कर चाबी अलमारी पर रखने में ही पैर लड़खड़ा गया और मोंटू धड़ाम से नीचे गिर गया। मम्मी, मैं गिरा। दोनों के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर मम्मी पापा भागते हुए आए। अरे क्या हुआ, नीचे कैसे गिर गए? बच्चे चुप। बोलो क्या हुआ? मोंटू बार बार अपना हाथ पकड़कर रोए जा रहा था। मिहिर ने जैसे उसका हाथ पकड़ा वो चीख पड़ा। नहीं पापा, नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। मोंटू बेहोश हो गया है, पानी लाओ कोई। मिहिर ने मोंटू के मुंह पर पानी का छींटा मारा तो उसने आंख खोल दी। पापा, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। चलो अस्पताल चलते हैं। माँ, तुम दरवाजा बंद कर लो, हम अभी आते हैं।
वो लोग जैसे ही बाहर निकले, स्कूटर स्टार्ट किया तो देखा सुबह वाला कबाड़ी वाला गेट खोलकर भीतर आ रहा है। ये कौन है? अरे इसी को तो सुबह कबाड़ दिया था सारा। क्या हुआ? इतनी रात को किस लिए आए हो? बीवी जी, ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, बस 8वीं पास हूँ। कबाड़ में एक फाइल पड़ी थी, उसमें कुछ बिल रखे हुए थे, वही लौटाने आया था। मैंने सोचा शायद आपके काम का ना हो। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अभी हमें देर हो रही है, अस्पताल जाना पड़ रहा है। अभी फाइल दे दो, तुम कल आना। सब ठीक है ना? अस्पताल इतनी रात को? कोई बीमारी है क्या? ये मेरा बेटा गिर गया था, इसके हाथ में चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे जल्दी चलो भी, देर हो गई तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। बीवी जी, क्या एक बार मैं देख लूं मुन्ना को? तुम क्या डॉक्टर हो? जी डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत हड्डी बैठाना जानता हूँ। माँ और पापा भी गेट बंद करने बाहर आ गए थे। मिहिर, एक बार इसको मोंटू को देख लेने दो, क्या पता कुछ जानता हो। मिहिर गुस्से में स्कूटर से उतरकर भुनभुनाते हुए अंदर चले गए। भैया, कहाँ दर्द है? मेरा हाथ नहीं उठ रहा है अंकल, छूना नहीं। माता जी, थोड़ा सरसों का तेल गरम करके ले आइए। माँ सरसों का तेल लेकर आई। कबाड़ी वाले ने हाथ में तेल लगाया और मोंटू की गर्दन के पास तेल मलते मलते उसकी गर्दन एक झटके से दूसरी तरफ घुमा दी। मोंटू चीखा। मिहिर गुस्से में बाहर आ गया। हो गई तुम लोगों की मनमानी। हो क्या रहा है यहाँ? पापा, मेरा दर्द ठीक हो गया। क्या कह रहा है? सच्ची पापा, ये देखो, अब तो मैं हाथ हिला भी सकता हूँ। साहब, कभी कभी हड्डी उतर जाती है, बैठा देने से ठीक हो जाती है। मुन्ना की हड्डी जरा सी उतर गई थी, अब मैं चलता हूँ। रुक जाओ भाई, इतनी बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिलाकर जा रहे हो, ऊपर से फाइल भी लौटाने आ गए। बच्चों को मिठाई खिलाने के पैसे तो ले लेते। हजूर, बच्चे यहाँ रहते ही नहीं हैं, और इस हुनर के पैसे ले लूंगा तो ये विद्या खत्म हो जाएगी। फाइल वापस करना मेरा फर्ज था। थोड़े पढ़े लिखे होने का कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। इतना कहकर वो फाटक खोलकर जा रहा था। सब लोग आश्चर्यचकित से उसे देखते रहे। कुछ लोग कपड़ों से गरीब होते हैं, पर दिल के बहुत अमीर होते हैं। गरीब कबाड़ी वाला कुछ पल के लिए मिहिर को अपनी ही नजरों में गिराकर ठाठ से चला गया।